स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या होता है? मैटर वेव्स यानी लाइट की इसके थ्योरी, एक थ्योरी सुनते हैं। दैट एक लाइट है हमारे पास जो एक सर्टेन सिचुएशन में क्या बिहेव करता है, एज अ वेव्स की तरह भी बिहेव करता है, और सर्टेन सिचुएशन वो एक एज अ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां एक सिचुएशन पे दोनों कैरेक्टर में से हमेशा एक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। मतलब अगर कोई भी आप केस के हिसाब से देख रहे हो, अभी जैसे इस सिचुएशन पे देखोगे कि मुझे क्या रिफ्रैक्शन समझना है, तो रिफ्रैक्शन समझने के लिए उन दोनों में से वेव थ्योरी ज्यादा प्रिफर कर जाएगी, वेव नेचर उसका ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, और आपको वहां रिसेसिव में क्या देखने को मिल जाएगा, पार्टिकल्स थ्योरी। तो एक समय में आप दोनों फैक्टर्स को एक साथ नहीं देख सकते। उसी तरह से मैटर वेव भी यही बोलती थी कि लाइट का डुअल नेचर होता है, वो एज अ वेव की तरह भी एक्सप्लेन करता है खुद को, एज अ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। बट एक सिचुएशन में उन दोनों कैरेक्टर में से सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम में आप एक ही कैरेक्टर को देख सकते हो, और इस पूरे थ्योरी को बोला जाता है मैटर्स वेव्स थ्योरी। यहाँ मैटर भी है एक लाइट और वेव भी है एक लाइट, यह सब बोला गया है। ठीक, तो ये थ्योरी कैसे है? देखो, अगर आप सिंपल एक किसी भी एलिमेंट के हिसाब से ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, ठीक है, ड्यूट्रॉन ले लो, या फिर इलेक्ट्रॉन ले लो, एटम ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो अभी मैंने बोला, ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी सिचुएशंस में, एक सूटेबल सिचुएशंस में एज अ दोनों नेचर्स को शो करते हैं। एक वेव नेचर भी शो करता है और दूसरा पार्टिकल नेचर भी ये शो करते हैं। तो एज अ समझ सकते हैं हम कि दैट हर एक एलिमेंट इस दुनिया में एज अ मैटर वेव है। ठीक है, लाइट भी एक तरह का मैटर वेव है। मतलब वो एट अ सिचुएशंस में, दोनों एट अ सिचुएशंस में वो एक दोनों सिचुएशंस में से एक सिचुएशंस को सेटिस्फाई करता है एक कंडीशंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे में आगे बढ़ते हैं। तो 1927 में दो साइंटिस्ट थे, एक डाविसन और दूसरा जर्मन। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्टों ने सजेस्ट किया 1927 में दैट एक जो हमारे पास मैटर्स होते हैं, मैटर्स में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है, और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया कि दैट ये ऐसा होता है। ठीक, उन्होंने बोला कि दैट इलेक्ट्रॉन भी एज अ वेव नेचर भी शो करता है, और ये एज अ पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी एक डुअल कैरेक्टर शो कर सकता है। तब वहां से ये थ्योरी बहुत ज्यादा आगे चलने लगी, मैटर वेव की थ्योरी, दैट वहां पास से उसको पिकअप सा मिल गया इन दोनों साइंटिस्टों की वजह से। और इसी से पहले डी ब्रॉगली ने भी 1924 में ऐसा ही कुछ सजेस्ट किया था, बट एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव करके नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी थ्योरी, वेव थ्योरी के हिसाब से उन्होंने अपनी ही थ्योरी, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हिसाब से उन्होंने ये सजेस्ट करने की कोशिश की कि दैट जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक डुअल नेचर की तरह शो करते हैं, मतलब एक पार्टिकल नेचर भी शो करेंगे और वेव नेचर भी शो करते हैं, बट एट अ सिचुएशन में एक ही कैरेक्टर शो होगा। बट वो अगर वेव नेचर या पार्टिकल नेचर तभी शो करते हैं अगर उनका मोमेंटम p होगा, और दैट उनका मोमेंटम p होना चाहिए, और सूटेबल वेवलेंथ जिसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं वो वेवलेंथ होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया, बट एक्सपेरिमेंटली इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। जैसे कि मैं अगर बात करता हूं एक सिंपल सा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p होता है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p। h लैम्डा क्या है यहाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और p क्या है, मोमेंटम। तो सिंपली p इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू m इंटू v होता है, और m क्या है यहाँ, मास ऑफ रियलिस्टिक मास है किसी भी डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जैसे हम एटम के रिस्पेक्ट में बात करें, या मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी के भी रिस्पेक्ट में बात करें, उसका रियलिस्टिक मास हो जाएगा, और v क्या है, उसकी वेलोसिटी। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से क्या हम एक किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर एक मोमेंटम p से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या हम उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं एक सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में? ये बात को भी ध्यान रखना है। तो सिंपल सा हम जो भी स्टेप बाय स्टेप है समझते हैं इस पूरे के पूरे खेल का। तो एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट सजेस्टिंग दैट उसका सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। और ये किसके जो सुटेबल काइनेटिक एनर्जी है ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये v क्या हो जाएगा उसका वोल्टेज, या फिर इसे क्या बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इक्वल्स टू पोटेंशियल हो जाएगा। अब इसी कैरेक्टर को हम मैं सिंपल सा आगे सॉल्व करते जाता हूं। mv² इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 2 को उधर भेज सकता हूं तो 2 ऑफ ev लिख सकता हूं, और दैट ये वाला v और ये वाला v में डिफरेंस समझ के चलना ना, ठीक। अब इसके बाद यहां पास जो हमारे पास है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं, क्या कर देता हूं, एक m² v² लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते आप बोलोगे, मैं चलो लिखूंगा मैं m इंटू वी, और इधर एक m कर दूं तो अब लिख सकता हूं, लिख सकते हो। उधर साइड m डिवाइड कर दिए तो ये m कट कर दूंगा तो इधर एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन बचेगा। बट मुझे रूट वैल्यू चाहिए था, mv के सिर्फ इक्वेशन चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ऑफ mev, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ mev लिख सकते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा आपका ओवरऑल इक्वेशन। अब इसके बाद हम जो अभी इससे से रिलेटेड इक्वेशन पढ़े थे, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता था, h/p, और h/mv भी लिख सकते थे। तो mv की जगह मैं ये इक्वेशन को पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऐसे इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ये x की वैल्यू सजेस्ट कर लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन 1 सजेस्ट कर लो। चलो, तो ये जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p इज इक्वल्स टू h, और ये सॉरी ये h/mv, और h/mv की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, तो यही वाली वैल्यू मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। तो ये आ गई पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन, और क्या आ जाएगा हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ v जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहा है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, सही है, वीडियो क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये था आज का हमारा आखिरी टॉपिक, और ये आज से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट डुअल नेचर ऑफ लाइट, और कल हम स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।